हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन यानी विलेयन पार्ट में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था मोलरिटी के बारे में, मोलालिटी के बारे में और परसेंटेज के बारे में। इन विधियों के द्वारा विलेयन के जो है सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है। आज हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज, मोल अंश के बारे में। मोल अंश क्या होता है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज जो होता है, अगर हम कोई विलेयन तैयार करते हैं तो उस विलेयन में क्या होता है? सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है और दोनों के मेल से सॉल्यूशन का निर्माण होता है। तो सॉल्यूट के मोलों की संख्या और विलेयन में दोनों कंपोनेंट यानी विलेय और विलायक के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। मोल फ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला है मोल अंश या मोल प्रभाज के लिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है उसको n से सूचित करते हैं और n जो है सॉल्यूट के लिए और n प्लस n जो है या कैपिटल N जो है या सॉल्वेंट के लिए है। इसके अनुपात को हम क्या कहेंगे? मोल अंश कहेंगे। यदि इफ मोल फ्रैक्शन इज x, मोल फ्रैक्शन इज x, तो एम एफ बराबर हो जाएगा n बाई n प्लस n, n प्लस n। मोल फ्रैक्शन of solute equal n mole fraction moles, number of moles, number of moles of solute equal n, number of moles of solvent इक्वल n। तो अगर इन दोनों को इफ मोल फ्रैक्शन इज x, सो x इक्वल, मोल फ्रैक्शन को चूंकि हमने x माना है तो x इक्वल हो जाएगा n बाई n प्लस n। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल है n और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल है कैपिटल N। तो अब हम आगे देखते हैं इन दोनों के योग का मान यानी सम ऑफ मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट का जो सम है इसका मान जो है वैल्यू 1 होता है। कैसे?
एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1। ये 1 होता है कैसे? तो मान लिया जाए ये हमारा सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ठीक है, विलेय है, ये विलायक है। तो क्या हो जाएगा, एन ए बटे एन प्लस एन ए बटे प्लस एन बी प्लस एन बी, ये क्या है, सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, इसमें एन ए है एन बी नहीं है, तो क्या होगा, एन ए एन बी प्लस एन ए, यानी एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इक्वल 1। तो दोनों का जो मान होता है, वैल्यू जो होता है, एक होता है। अब विलायक के मोल और विलय के मोल, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल, और दूसरा है मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल। मोल ऑफ सॉल्यूट को हमने माना है एन ए और इसको माना है एन बी। तो देखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी एन ए इक्वल होता है डब्ल्यू ए बटे एम ए, और मोल ऑफ सॉल्वेंट यानी एन बी इक्वल होता है डब्ल्यू बी बटे एम बी। डब्ल्यू ए मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय के मोल बराबर होता है, इसको निरूपित किया जाता है Na से, डब्ल्यू ए बटे एम ए मतलब विलय का भार बटे विलय का द्रव्यमान। ठीक इसी प्रकार विलायक का मोल जो होता है, इसको एनबी से सूचित किया जाता है। एनबी इक्वल होता है डब्ल्यू बटे एम बी, का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी विलायक का मोल बराबर होगा एनबी, एनबी से सूचित किया जाता है विलायक का भार बटे विलायक का द्रव्यमान। अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी एन ए इक्वल होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विलय का मोल अंश होगा एन बी
अपॉन Na प्लस Nb। इस प्रकार इन सूत्रों का प्रयोग करके हम किसी विलयन में विलय, विलायक और विलयन के मोल प्रभाज, मोल अंश को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ppm, पार्ट पर मिलियन, ppm। सांद्रता को व्यक्त करने वाली पांचवी विधि जो है पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm है। द मास ऑफ द सॉल्यूट इन मिलीग्राम, मतलब विलय की का जो द्रव्यमान है जब उसको मिलीग्राम में व्यक्त किया जाए पर केजी ऑफ द सॉल्यूशन, और विलयन का मान जो है किलोग्राम में हो तो इसको जो है पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। पार्ट्स पर मिलियन इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट बटे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। इस सूत्र की सहायता से जो है, इस फॉर्मूला की सहायता से हम जो है पार्ट्स पर मिलियन को व्यक्त कर सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुने 10 पर पावर 6। अब हम लोग देखते हैं विलयता यानी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, विलयता क्या है? आप जानते हैं कि जैसे पानी में चीनी को घोला जाता है या नमक को घोला जाता है, विभिन्न गैसें जो है जल में घोली जाती हैं, तो कुछ पदार्थ जो होते हैं वो जल में घुलनशील हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, और कुछ जो है अनसॉल्युबल होते हैं, जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, तेल है, खाने वाला तेल है, रिफाइन है, ये सबको अगर डालिएगा तो जल में नहीं सॉल्युबल होता है या डिसॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबिलिटी एक द्रव की सॉल्युबिलिटी होती है, विलयता होती है, और दूसरा जो है द्रव में गैसों की विलयता होती है। तो हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी, पहले पार्ट्स पर मिलियन को हम मिटाते हैं, इसके बाद देखते हैं। विलयता यानी सॉल्युबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज dissolved in 100 ग्राम of solvent to form a saturated solution at a particular temperature is called solubility। solubility का मतलब होता है किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा को विलयता कहते हैं। विलयता बराबर होता है ग्राम में विलय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान गुने 100 यानी सॉल्युबिलिटी इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अब जो है हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। solubility of liquid in gases in liquid, gases in liquid। लिक्विड, आप जानते हैं कि बहुत सारी गैसें जो है द्रवों में घुली हुई होती हैं, जैसे जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है जिसका उपयोग जो है हम लोग शीतल पेय पदार्थों में करते हैं। इसके अलावे
ऑक्सीजन गैस जो है पानी में घुली हुई होती है, जिसका उपयोग जलीय जीव जो जल के अंदर रहने वाले जंतु हैं वो जो हैं उनका उपयोग करते हैं उस ऑक्सीजन का, क्योंकि जल में घुलित हुई ऑक्सीजन को मछलियां जो है गल्फरों की सहायता से लेती हैं और वह अपने शरीर में ऑक्सीजन को जो है फेफड़े तक पहुंचाती हैं। तो हम देखते हैं कि गैसों की द्रवों में विलयता कैसे होती है। अगर हम एक लोटा पानी लेते हैं, ये एक गिलास पानी लेते हैं, किसी बर्तन में उसको पानी को रख करके आग पर चढ़ा देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कि पानी जिस बर्तन में उसकी सतह से, उस बर्तन की सतह से छोटे छोटे बुलबुले निकलने लगते हैं। वे बुलबुले क्या हैं? वो बुलबुला जो है वह उस जल में घुला हुआ गैस है जो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाता है। किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की निश्चित मात्रा को गैस की विलयता कहते हैं। इसे अवशोषण गुणांक भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एब्जॉर्ब, इसे जो है अवशोषण गुणांक भी कहा जाता है। तो देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। द वॉल्यूम ऑफ गैस which is dissolved the volume of gas which is dissolved per unit volume of a particular solvent at the constant temperature and 1 atmospheric pressure is called solubility of gas in liquid। यानी किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की निश्चित मात्रा को गैस की विलयता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गैस की विलयता कहते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैसों के द्रवों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। द्रवों में गैसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स affecting
affecting the solubility of gases in liquid. गैसों की द्रवों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो है एक नंबर नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस यानी गैस की प्रकृति। दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक की प्रकृति। तीसरा है टेम्परेचर, यानी तापमान। और चौथा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये चार चीजों जो है, चार चीजें दाब का प्रभाव। किसी गैस की द्रव में विलयता को ये चार कारक जो हैं प्रभावित करते हैं। नेचर ऑफ गैस, गैस की कैसी प्रकृति है, विलायक की कैसी प्रकृति है, तापमान बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे गैसों की विलयता घटेगी। और दाब का कैसा प्रभाव है, दाब कम है या ज़्यादा है। स्टूडेंट, इससे आगे के बारे में, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।